चलिए जी, तो आ गए हम अपने क्वेश्चन आंसर के मतलब एमसीक्यूज के फोर्थ पार्ट में, जिसके अंदर हम क्वेश्चन कवर करेंगे 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस पार्ट में आपके कवर हो जाएंगे। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ इट एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कि अगर हमारा डिमांड किसी भी गुड का ज्यादा इलास्टिक होगा तो उस केस में उसके अंदर क्या ऐसे फीचर्स दिखाई देंगे, इनमें से आपको वो छांट के बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है आपको क्या कि इट रिप्रेजेंट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम। कह रहा है कि कंज्यूमर इनकम का अगर स्मॉल पार्ट होगा तो इलास्टिक होगा। तो ध्यान रखना, ये सारी अच्छी अच्छी बातें करेगा, हर एक की हम एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ी सी कि कंज्यूमर इनकम जितना भी होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि लेट से किसी की इनकम है 1 लाख रुपए, और अगर 1 लाख रुपए में कोई किसी कमोडिटी के ऊपर लेट से 20,000 रुपए अगर स्पेंड करता है तो इस सिनेरियो में हम कहते हैं कि वो मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, और वही अगर 1 लाख रुपए में से कोई अगर किसी कमोडिटी के ऊपर 100 रुपए खर्च करता है और किसी की अगर 100 रुपए वाले की कीमत में चेंजेस भी आ जाएगा तो इससे इस 1 लाख वाली इनकम वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कंज्यूमर इनकम का अगर ज्यादा बड़ा पोर्शन आपकी कमोडिटी के ऊपर वो खर्च कर रहा है तो उस केस में मोर इलास्टिक होता है, और अगर छोटा सा पोर्शन कर रहा है, बिल्कुल माइनर पोर्शन कर रहा है अपनी इनकम का, तो उस केस में वो इन इलास्टिक होता है। तो यहाँ मोर इलास्टिक पूछ रहा है, यहाँ पे स्मॉलर पार्ट की बात कर रहा है तो स्मॉलर पार्ट इन इलास्टिक की केस होती है, तो ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं इसका। द गुड्स आर मैनी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। कह रहा है गुड्स के पास बहुत सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब कि ए भी मार्केट में है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। ए में हल्का प्राइस चेंज होता है, इंसान बी के पास चला जाता है, बी में चेंज होता है तो ए के पास आ जाता है, या फिर सी के पास चला जाता है, सी में चेंज होता है तो डी के पास चला जाता है, या किसी और के पास चला जाता है। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूशन बहुत सारा होता है तो प्राइस में आप 98 की चेंज ले आओगे ना तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो इलास्टिक का मतलब ही क्या है कि जहां प्राइस का इंपैक्ट हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा हो, कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज आए, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, तो उसी को बोलते हैं मोर इलास्टिक। तो सब्स्टिट्यूट के केस में तो ऐसा बिल्कुल होता है कि भाई साहब सब्स्टिट्यूट के सिनेरियो में अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस छेड़ दिया तो लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो फटाफट से आपका प्रोडक्ट छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो इसलिए सब्स्टिट्यूट अगर बहुत सारे अवेलेबल हैं उस गुड्स के तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है जो उसका डिमांड होगा वो कैसा होगा, मोर इलास्टिक होगा। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। और देख लेते हैं सर, इट इज अ नेसेसरी एज अपोज टू लग्जरी। मतलब नेसेसरी गुड्स है आपके, नेसेसरी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं उस केस में क्या होता है सर जी, आप प्राइस कितना भी बढ़ा लो इंसान को लेना ही लेना है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, जो आपका सॉल्ट है उस केस में प्राइस कितना भी बढ़ जाए, आपने जितनी कंजम्पशन करनी है उतनी करनी है, आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए नेसेसिटी में आपका इलास्टिसिटी जो होती है वो हमेशा इन इलास्टिक होता है। जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है हमेशा कैसी होती है, इन इलास्टिक होती है, वहां पे ज्यादा प्राइस का फर्क नहीं पड़ता। और अगला आता है देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर द कंज्यूमर टू एडजस्ट टू द प्राइस चेंजेस। कह रहा है कि कंज्यूमर के पास एडजस्ट करने के लिए जो टाइम मार्जिन है, मतलब जो आपका फैक्टर था एक टाइम का, वो बहुत कम है। तो ऑब्वियस बात है कम होगा तो उस केस में भी आपका जो रिजल्ट होता है वो आपका इलास्टिक नहीं होता। जो टाइम का हमने फैक्टर पढ़ा था उसके अंदर में देखा था कि भाई साहब अगर एडजस्टमेंट का टाइम जो होगा वो भी कम होगा, अगर लिटिल टाइम है तो उस केस में भी आपका जो गुड्स की जो डिमांड कर्व होती है वो आपकी मोर इलास्टिक नहीं होती, इन इलास्टिक होती है। ठीक है सर, तो इसलिए इसका बेस्ट और परफेक्ट आपका जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है बी, जो कि इसका बेस्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारे पॉइंट अच्छे थे, समझना जरूरी था। अगला सवाल, डिमांड फॉर अ गुड्स विल टेंड टू बी मोर इन इलास्टिक। दूसरा अपोजिट आ गया, कह रहा है कि भाई साहब इन इलास्टिक होगा अगर उसके अंदर ये सारे फीचर्स होंगे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। तो कह रहा है बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, अभी हमने देखा भाई साहब सब्स्टिट्यूट में तो इलास्टिक था, तो सब्स्टिट्यूट में इन इलास्टिक तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन आपके पास आता है कौन सा, कि गुड्स जो है वो लग्जरी है। अब लग्जरी गुड्स अगर होगा तो क्या वो इन इलास्टिक होगा? लग्जरी गुड्स को क्या फर्क नहीं पड़ेगा? लग्जरी गुड्स को क्या प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा? ये बताओ, प्राइस अगर महंगी हो जाएगी या प्राइस अगर सस्ती हो जाएगी तो लग्जरी गुड्स में डिमांड में चेंज नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो क्या वो इन इलास्टिक होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला, द गुड इज स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर इनकम। अभी मैंने आपको कंज्यूमर इनकम का एग्जांपल दिया था कि भाई साहब अगर 1 लाख कोई कमा रहा है और आपका आइटम जो है वो 100 रुपए का बिकता है तो ऑब्वियस ही बात है इंसान का ये 100 वाला आइटम अगर 120 का भी हो जाए, ऑल्दो आपने 20% प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन अगर 120 का भी हो गया तो इस बंदे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो स्टिल जिसकी कंजम्पशन उसकी चल रही थी उतनी ही चलती है। तो अगर कंज्यूमर इनकम का अगर स्मॉल पार्ट होता है आपकी गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी गुड्स का जो डिमांड होगा वो वहां पे इन इलास्टिक रहता है। तो ये बिल्कुल बेस्ट आंसर मिला है जो हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन थी उससे मिलता जुलता। और अगला कह रहा है देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टाइम फॉर द कंज्यूमर टू एडजस्ट फॉर द चेंजेस इन टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है वहां लिटिल टाइम कह रहा था, यहाँ कह रहा है ग्रेट डील ऑफ टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट हो गया। लिटिल टाइम कहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन लिटिल टाइम यहाँ पे नहीं कह रहा, सब्स्टिट्यूट कह दिया जो कि ऊपर वाले का आंसर था। नेसेसिटी कहता तो यहाँ पे आंसर हो जाता, लेकिन नेसेसिटी यहाँ पे नहीं कह रहा, यहाँ पे वो लग्जरी कह रहा। तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है। आपका जो बेस्ट आंसर है वो यहाँ पे सी निकल के आता है। चलिए सर, दोनों मिलते जुलते थे, आगे बढ़ते हैं।
फिर से आर क्लास्टिसिटी आ गया सर, पिछले वाले पार्ट में भी हमने आर क्लास्टिसिटी को सॉल्व किया था, फिर से सॉल्व करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, सपोज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 टू 36। कह रहा है जो इनकम है वो 30 से, अरे अच्छा 30 से बढ़ के कितनी हो गई, 36 हो गई इनकम, ठीक है। एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर इंक्रीजेस हर परचेज ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज जो परचेज करते थे वो उसने इंक्रीज कर दिया 25 से 30, ठीक है सर। ये हो गया इनका क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। व्हाट इज द कंज्यूमर्स इनकम इलास्टिसिटी आपको निकालनी है फॉर द डिमांड फॉर सीडीज। आपको मेथड यूज करना है कौन सा, आर क्लास्टिसिटी। तो आर क्लास्टिसिटी में आप क्या करते हो सर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 5, डिवाइड में इन दोनों का टोटल करो तो ये हो जाएगा कितना 55, मल्टीप्लाई करो इन दोनों का टोटल करो तो 3 3 6 66,000 और डिवाइड में इसके बीच का चेंज लेके आओगे तो कितना आएगा 6,000। देखो क्या बेहतरीन हो गया, 5 से कटेगा 11 बार में, इससे ये कटेगा 11 बार में और 11 से 11 कट जाएगा तो रिजल्ट क्या बचा 1, 1 का मतलब बी। तो बी आपका इसमें सीधा सिंपल आंसर हो जाएगा, कोई ज्यादा मारामारी नहीं, बिल्कुल सीधा सिंपल इजी सवाल और हमने आराम से इसको भी सॉल्व कर दिया। तो आर क्लास्टिसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी हमने 2-3 सवाल इसके किए थे, डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैंने दोबारा से फॉर्मूला रिपीट नहीं किया। ऑल्दो आपको बताना चाहिए चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 प्लस प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2। इसको आप Q1 माइनस Q2 भी कहते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट कैसा भी हो आपको उसको पॉजिटिव लेना होता है। और मल्टीप्लाई में आपका P1 प्लस P2 और डिवाइड बाय क्या होता है चेंज इन P। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने पीछे भी रिपीट किया हुआ है, कोई मारामारी नहीं। अगला सवाल देखते हैं, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। कह रहा है टोटल यूटिलिटी जो होगी कब मैक्सिमम होगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे जब आप आओगे तो आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से काम होता था। सर मार्जिनल यूटिलिटी जो होती थी वो आपकी घटती जाती थी, पहले 10 होगी तो फिर 8 होती थी, फिर 4 होती थी, सॉरी 6 होती थी, फिर लेट से 4 होती थी, फिर आपकी 2 होती थी, फिर 0 होती थी और फिर वो नेगेटिव में भी चली जाती थी। इस तरीके से आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो चलता रहता था, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी ओवरऑल ना बढ़ता रहता था, 10 था पहले, फिर 18 होता था, फिर 18 और 6 24 होता था, मतलब प्लस ही होता था, बढ़ता ही था। लेकिन जब वो इस जगह पे आता था, लेट से मैं 24 में और 4 जोड़ू 28 हो गया, 28 में 2 जोड़ू 30 हो गया, लेकिन इस जगह पे भी वो 30 ही रहेगा क्योंकि 30 में 0 होगा 30 और इसके बाद ये -2 होने के बाद ये 28 हो जाएगा, मतलब घटने लगेगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता था। तो ऑब्वियस बात है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम तब होता था जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता था 0, मतलब जब 0 पे आता था तो वो हमारी टोटल यूटिलिटी की मैक्सिमम सिनेरियो आ जाती थी, ठीक है सर। इसी चीज को आपको यहाँ पे समझाया गया है कि टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होगा, जब MU 0 होगा। अरे वाह, पहले आंसर हो गया सेट यहाँ पे। तो MU 0 होगा तो उस केस में आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगा, मैक्सिमम। बाकी भी देख लेते हैं, MU जो होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे, MU हमेशा घटता रहता है। MU जो होगा नेगेटिव होगा, नहीं जी MU नेगेटिव था तो हमने देखा 28 पे आ गया था और नन ऑफ द अबव। तो बेस्ट आंसर आपका ए था, परफेक्ट आंसर आप चुन लोगे। अगला पॉइंट आता है, विच वन इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी आया यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। दो ही उसके अंदर एरिया था, एक था आपका MU एनालिसिस का और दूसरा था आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का। तो इसमें इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहा है और कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इसका एजम्पशन नहीं है, इसका एजम्पशन नहीं है। तो हमने दोनों की एजम्पशन देखी थी, आपने MU के कुछ एजम्पशंस पढ़े थे उसके अंदर और इंडिफरेंस कर्व के भी आपने कुछ एजम्पशंस पढ़े थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन नहीं है। पढ़ते हैं सर। कह रहा है गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस एज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कह रहा है दो गुड्स के बीच के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बीच में यहाँ पे स्केल ऑफ प्रेफरेंस जो है वो दिया जाता था, बिल्कुल दिया जाता था। हम प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पे कि किसको प्रायोरिटी 1 पे रखना है, किसको 2 पे रखना है, किसको 3 पे रखना है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी दिया जाता था अलग अलग कॉम्बिनेशंस को। तो इंडिफरेंस कर्व में ऐसा एजम्पशन है, बिल्कुल सही सवाल है, मतलब बिल्कुल सही जवाब है, ये एजम्पशन नहीं वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमने ये भी देखा था कि भाई साहब MRS टाइप का एक कॉन्सेप्ट था, आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो यहाँ पे घटने लगता है धीरे धीरे। इसका हमने टेबुलर एनालिसिस भी देखी थी, पूरा इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो छोटा सा एरिया था, एक अच्छा छोटा सा इसका वीडियो भी है, आप इसको रेफर कर सकते हो अगर दिक्कत है इसके अंदर तो। बट हमने देखा था कि ये कॉन्सेप्ट भी वहां पे लाई करता था जब हम डिफरेंस कर्व की बात कर रहे थे। तो वहां पर हमने देखा था कि भाई साहब यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है और वो डिमिनिशिंग नेचर का होता है, मतलब वो धीरे धीरे घटता रहता है। मतलब कि पहले इंसान ज्यादा त्यागने को तैयार होता है फॉर वन एडिशनल कमोडिटी ऑफ अदर कॉम्बिनेशन, लेकिन उसके बाद उसकी त्यागने की जो क्षमता होती है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था फूड का और क्लॉथ का, अगर आपको याद आ रहा हो पीछे जो पढ़ा था हमने, तो हमने देखा था कि भाई साहब पहले वो क्लॉथ को ज्यादा छोड़ने को तैयार है अगर उसको 1 यूनिट फूड का मिलेगा तो, लेकिन बाद में वो कहता है कि क्लॉथ कम छोड़ूंगा अगर अगले यूनिट मिलेगा तो, फिर और कम छोड़ेगा अगले यूनिट के लिए। तो कहीं ना कहीं जो उसका सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो आपका घटने लगता है। तो ये असम्पशन भी थी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर, थोड़ा सा मैंने याद दिला दिया, आई होप आपको याद आ गया होगा। अगला कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अय है, ये किसका एजम्पशन था सर, ये एजम्पशन था MU एनालिसिस का, जिसके पीछे पूरी भसड़ हुई थी।
और वहां पे पहचाना था हमने कि एमयू एनालिसिस एक ऐसा असम्पशन देता है जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता कि आपकी जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे जैसे आपके पैसे खर्च होने लगेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी घटने लगेगी। तो ये कांस्टेंट रखता है कौन? एमयू का मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का असम्पशन के अंदर हमने देखा था कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की होती है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन इन डिफरेंस कब अपने असम्पशन में चीज को चीख के कहता था कि नहीं 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 नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की होगी वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो ऑब्वियस बात है ये आपका बेस्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑल्दो एक पॉइंट और है वो देख लेते हैं। कंज्यूमर्स वुड ऑलवेज प्रीफर मोर ऑफ पर्टिकुलर गुड्स ऑफ लेस ऑफ इट अदर थिंग रिमेनिंग ऑफ द सेम। मतलब कि बाकी चीज सेम रहे तो कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करता है मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स टू लेस ऑफ इट। ऑब्वियस बात है, ये तो बिल्कुल सटीक है। यहाँ पे ये भी असम्पशन था यहाँ पे कि कंज्यूमर जो है वो प्रेफर किसको करेगा? किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को एज कंपेयर टू दूसरा जिसकी की उसकी प्रेफरेंस नहीं होगी। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी गुड्स में अगर वो ज्यादा जिसको प्रेफरेंस ज्यादा देगा उसको वो पहले पाना प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू अदर कॉम्बिनेशन। अगर उसको दो कॉम्बिनेशन दिया जाता है, कॉम्बिनेशन ए और बी, तो उसमें प्रेफरेंस सेट करता था कि ये प्रेफरेंस 1 होगा, ये प्रेफरेंस 2 होगा। ऑल्दो उसके पास प्रॉपर समझ होनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रेफरेंस देने से पहले। लेकिन अगर वो सोच समझ की प्रेफरेंस दे रहा है तो ऑब्वियस बात है वो ए को पहले प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू बी। ठीक है, ये भी इसका असम्पशन था। तो कुल मिलाकर आपको पता लगा कि ये ही एक असम्पशन है जो कि एमयू एनालिसिस का होता था, जिसके विरोध में आपका इंडिफरेंस कर्व आया था, जिसने अच्छी अच्छी बातें बताई थी और उसने इस चीज को यहाँ पे हटा दिया था, कहा था कि ये चीज हम नहीं मानेंगे। चलिए, तो ये भी हमारी लेंथी डिस्कशन हो गई इसके अंदर, बट आपको आंसर पता लग गया। सी है इसका परफेक्ट आंसर। अगला सवाल आता है 36। कह रहा था कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर बजट लाइन। बताओ जी, आपने यहाँ पे पढ़ा था बजट लाइन के बारे में। सर ये कुछ ऐसी बजट लाइन होती है आपकी, ठीक है, और ये आपका कुछ ऐसे इंडिफरेंस कर्व होते हैं बहुत सारे। एक ऐसे भी ज्यादा होता है, फिर एक ऐसे भी ज्यादा होता है, फिर एक ऐसे भी ज्यादा होता है। और हमने देखा था कि भाई साहब आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगा? जो हमने देखा था प्राइस इक्विलिब्रियम, वो हमने देखा था कि वो कब आएगा? वो तब आएगा जब ये जो इंडिफरेंस कर्व है आपका, ये जस्ट इससे मिलता हो जाएगा। किससे? बजट लाइन से। ये आपका क्या है? बजट लाइन। और ये क्या है? आपका इंडिफरेंस कर्व। तो जब ये इसके बिल्कुल टच होता हुआ जाएगा, मतलब इसके टेंजेंटली इसके साथ गुजरेगा, तो तब हम कहते थे कि वो सिचुएशन होती है आपकी इक्विलिब्रियम की। ठीक है सर। अब क्या ऑप्शन कह रहा है? इज अबव एन इंडिफरेंस कर्व, की इंडिफरेंस कर्व जो है इसके ऊपर अगर बजट लाइन होगा तो आपका इक्विलिब्रियम होता है। इज बिलो द इंडिफरेंस कर्व, मतलब कि ये वाला, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 वाली सिचुएशन 1 में कह गया, 2 वाले में कह रहा है इज बिलो द इंडिफरेंस कर्व, मतलब 3 के बिलो चल रहा है, तो ये इस वाली सिचुएशन में कहते हैं। या फिर इट इज टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, जो इंडिफरेंस कर्व है इसके बिल्कुल टच होता हुआ जा रहा है टेंजेंटली। ये मैंने चिपका नहीं पाया, आप समझ गए होंगे, इससे बिल्कुल टेंजेंटली चिपकते हुए जा रहा है। तो क्या इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम होता है? और अगला कहता है कि जब उसको वो कट करके जा रहा है तब होता है। तो बिल्कुल इसका जवाब था कि जब वो टेंजेंटली पास करेगा तो उस केस में हम कहते थे कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका है। तो जस्ट सिंपल सी बात थी कि हमने पढ़ा है पीछे जब हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था, बजट लाइन को और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। An indifference curve slopes downward right since more of one commodity and less of another commodity result in same level of satisfaction, greater satisfaction, maximum satisfaction, any of the above। तो भाई साहब इंडिफरेंस कर्व जो था उसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट ये देखा था कि इंडिफरेंस कर्व में आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, और इन सभी कॉम्बिनेशन की खासियत ये होती है कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो है वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा हमने देखा था कि सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो सेम लेवल ऑफ जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ये आपको जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो डाउन टुवर्ड्स राइट क्यों होता है? मतलब ये इस तरीके से राइट की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों कॉम्बिनेशन है, अगर आप इस पे आओगे तो ये कम हो जाएगा, सॉरी ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। आप इस सिचुएशन पे आओगे तो ये ज्यादा हो गया और ये इधर आ गया। इस सिचुएशन पे आए तो आपका ये और कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से ये फ्लो करता रहता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस सिचुएशन पे चुनता हूं तो इस सिचुएशन में आपको ये लेट्स से ए है और ये बी है, तो आपको ए ज्यादा मिलेगा, इस पॉइंट पे ए ज्यादा मिलेगा और बी जो होगा वो कम मिलेगा। जब इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है सर कि बी थोड़ा सा बढ़ गया, ए लेकिन थोड़ा कम हो गया। इस पॉइंट में क्या होगा कि ए और कम हो गया और बी आपका और बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सिचुएशन में आपका ये दोनों प्रोडक्ट आपस में खेलते रहेंगे, लेकिन कुल मिला के हर लेवल पे आपको क्या मिलेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यही खासियत है आपकी इंडिफरेंस कर्व की एनालिसिस की। ठीक है सर, तो इसी चीज को कह रहा है कि भाई साहब ये क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए आपका डाउन टुवर्ड्स राइट जाता है क्योंकि ये जो दोनों कॉमोडिटीज होती है जो भी आपके कॉम्बिनेशन के अंदर बनाई गई थी वो सारी की सारी आपको क्या देती है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितनी भी आपको कॉम्बिनेशन बना के दिए गए हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, वो सारी सिचुएशन में आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सेम टू सेम मिलेगा। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है ए। ठीक है सर, ये चीज भी समझ में आई।
अगला सवाल आता है 38, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपसे कह रहा है कि बताओ इनमें से गलत कौन सा है। पहला, इंडिफरेंस कर्व मस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट। कह रहा है इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और हमेशा राइट में जाता है। ये तो सही कह रहा है। अभी पीछे हमने ऊपर भी पढ़ा कि भाई साहब इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो आपका लेफ्ट टू राइट में जाता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगला कह रहा है convexity of curve implies that slope of the curve diminishes as one moves from left to right। कह रहा है कन्वेक्स नेचर का होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो मतलब डिमिनिश करेगा कर्व आपका नीचे की तरफ जाएगा जैसे ही वो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेगा। ये भी थोड़ी थोड़ी ठीक सी लग रही है कि ऐसा भी बिल्कुल कहा जाता है कि ऐसा होता है। अगला कह रहा था इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स टू अ कंज्यूमर इज पॉजिटिव। कह रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी अगर बात करें इंफीरियर गुड्स में तो उस केस में क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। अगला कह रहा है द टोटल इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। कह रहा है कि जो भी चेंज हुआ प्राइस में और उससे क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी फर्क आया इसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। अब आपसे पूछना है कि इसमें से गलत कौन सा। तो सर किस चैप्टर का है ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 2 का है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यूनिट 1 से सवाल है, यूनिट 2 से सवाल है, यूनिट 3 से सवाल है। इसको पूरा मिक्स कर दिया गया। इंडिफरेंस कर्व वाला पॉइंट आपका यूनिट 2 का आ गया। इसके बाद ये भी आपका जो कर्व की बात कर रहा है ये भी यूनिट 2 की बात कर रहा है और ये दोनों जो है ये आपकी यूनिट 1 की बात कर रहा है। तो आपको यूनिट में नहीं जाना, आपको समझना है कि भाई साहब स्टेटमेंट गलत कौन सी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो भाई साहब इंडिफरेंस कर्व आपका लेफ्ट टू राइट होता है, सही कह रहा है। कन्वेक्सिटी वाली बात कर रहा है ये भी लेफ्ट टू राइट जाता है और डिमिनिशिंग नेचर का होता है, तो ऑब्वियसली बात है स्लोप वाली बात भी यहाँ पे ठीक कह रहा है। इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स में आपका पॉजिटिव होता है। इसके ऊपर आपने पीछे 2 सवाल और देखे हैं। 38 तक पहुंचने से पहले आपने 2 सवाल इस मुद्दे पे और देखा कि आपने जाना कि इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो इंफीरियर गुड्स के केस में कैसी होती है भाई साहब, नेगेटिव होती है। इंफीरियर गुड्स के केस में कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और ये भाई साहब कह रहे हैं पॉजिटिव होती है, तो ये कतई गलत कह रहे हैं। और अगला वाला जो है कि भाई साहब प्राइस से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है उस इफेक्ट को हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक नॉलेज है जो आपने गेन की है इस पूरे चैप्टर के अंदर। चलिए सर 2 सवाल और फटाफट करते हैं, फिर इस वही के अंदर भी एक ब्रेक लेंगे। कह रहा है सेकंड ग्लास ऑफ लेमनेड गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन टू अ थर्स्टी बॉय, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ। कह रहा है कि भाई साहब जैसे ही जो प्यासा लड़का है वो जैसे दूसरा ग्लास लेगा लेमनेड का उसको कंपैरेटिवली कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ये क्यों होता है, ऐसा क्या है? दिस इज अ क्लियर केस ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड ऐसा कहता है। लॉ ऑफ डिमांड वो तो ऐसी कोई बात ही नहीं करता। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स से रिलेटेड कुछ पढ़ा आपने? ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, टर्म ही गलत है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, हाँ ये कुछ लग रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो आपको बताता था कि भाई साहब जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है जैसे कि फर्स्ट में जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है सेकंड में वो कम हो जाता है, थर्ड में वो और कम हो जाता है, फोर्थ में और कम हो जाता है। मतलब कि जो आपकी यूटिलिटी की जो भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है किसी भी कमोडिटी के रिगार्डिंग वो आपकी धीरे धीरे गिरनी लगती है। इसके ऊपर आपका लॉ था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये इसका केस है। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई वो भी ऐसी कोई बात नहीं करता, तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर जो आपको दे रखा है ऑप्शन के अंदर कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बात करता है कि द सेकंड ग्लास ऑफ लेमनेड गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन टू अ थर्स्टी बॉय। पैसे लड़के को जो दूसरा ग्लास मिलेगा लेमनेड का वो कंपैरेटिवली कम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से, फिर लेंगे ब्रेक। What will happen in the rice market if buyers are expecting higher rice price in near future? कह रहा है कि अगर बायर्स को ऐसा लगता है कि भविष्य में इन राइस की कीमत जो होगी वो बढ़ने वाली है, तो उस केस में मार्केट में क्या होगा, राइस मार्केट में क्या घटना घटेगी, क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर आपको ही आप अपने आप पे लो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब फ्यूचर में कोई भी कमोडिटी ऐसी जो आपको परचेज करनी होती है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे? आप उसको बटोरना शुरू कर दोगे, मतलब आप खूब सारा खरीदना शुरू कर दोगे। तो डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज, डिमांड फॉर राइस विल डिक्रीज, द डिमांड फॉर राइस विल बी अनअफेक्टेड या नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको लग जाएगा कि फ्यूचर में चीज महंगी होने वाली है तो आप उसको खूब लूट मचा के खरीदते हो, तो आंसर आपका सीधा सा है कि डिमांड जो होगी राइस की वो आपकी मार्केट में बढ़ जाएगी। डिक्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं है, फ्यूचर महंगा होने वाला होगा और आप बोलोगे अभी नहीं खरीदेंगे जी, जब महंगा हो जाएगा तब खरीदेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो गई। अनअफेक्टेड का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्राइस में अगर कुछ भी हरकत हो रही है और उसका आपको रुझान मिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ अफेक्ट तो आएगा ही आएगा। नन ऑफ द अबव की कोई बात नहीं आती। तो आंसर आपका ए है जो कि परफेक्टली यहाँ पे सुटेबल है। आपने 1 से लेकर 40 सवाल फटाफट से खत्म कर लिए हैं। एक बार इसको फटाफट से रिवाइज करते रहना, क्योंकि आपको जो पार्ट्स मिल रहे हैं, जो ब्रेक के बाद पार्ट्स मिल रहे हैं, वो हो सकता है थोड़े गैप में मिल रहे हो। तो रिवीजन साथ में करते रहो। 10 क्वेश्चन आपने किए तो एक बार 10 क्वेश्चन को अपने आप से एक बार रिवाइज करके देखो कि आप क्या सबके आंसर सही से समझ के लॉजिक के साथ, ऐसा नहीं कि रट के, सही समझ के लॉजिक के साथ आप उसका आंसर क्या सही दे पा रहे हो। और अगर दे पा रहे हो तो आपकी रिवीजन अच्छी हो रही है, तो आप एग्जाम में अच्छा गेन करोगे। अदरवाइज दिक्कत है, तो इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है और फिर अकॉर्डिंगली उसकी प्रैक्टिस करके चलनी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। टिल देन गुड बाय।